अस्सलाम वालेकुम, दिस इज करीम शराफी और आज का हमारा टॉपिक है आईएलटीएस रीडिंग। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। रीडिंग में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो चार टाइप्स के क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं कैंडिडेट को। उसमें से नंबर 1 पर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें होता क्या है कि 4 या 5 खाली जगह होती है और इसके आंसर आपने लिखने होते हैं। जो वर्ड आएगा खाली जगह के अंदर वो एज इट इज आएगा जो कि पैसेज में लिखा हुआ होता है। अब इसका तरीका ये होता है कि आप पहले इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि नो मोर देन 2 वर्ड है, नो मोर देन 3 वर्ड है, तो जो भी आपका आंसर है वो उन्हीं वर्ड्स की रेंज में होना चाहिए। नंबर 1 3 नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक से पहले वाला वर्ड और बाद वाला वर्ड आपका कीवर्ड होता है। यू हैव टू स्कैन दैट वर्ड इनटू द पैसेज। अगर वो पैराग्राफ 2 में मिल रहा है या 3 में मिल रहा है, जहाँ भी मिल रहा है वहां पे जाके रीड करेंगे तो आपको अपना जो खाली जगह पे वर्ड आएगा वो वहां से मिल जाएगा। नॉर्मली जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर सीक्वेंस में होते हैं। सीक्वेंस का मतलब है कि अगर आपको पहली खाली जगह जो है वो पैराग्राफ 2 में मिल गई तो बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वो आपको पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 में सीक्वेंस में मिल जाएंगे। बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो सीक्वेंस में नहीं होती, लेकिन ज्यादातर सीक्वेंस के अंदर होती है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक वाले सवाल यूजुअली आसान होते हैं कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सेकंड होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो क्वेश्चन होते हैं उनका सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का ये है कि आप पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका अगर छोटा सेंटेंस है तो उसमें एक कीवर्ड होगा, अगर थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है तो उसमें आपके 2 कीवर्ड होंगे। तो आपने कीवर्ड को अंडरलाइन करना है और अगर वो कीवर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी कि एज इट इज या सिनोनिम फॉर्म के अंदर आपको मौजूद नजर आ रहा है पैसेज में, तो फिर आप जाके देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। और अगर आपको वो कीवर्ड या कीवर्ड्स नहीं मिल रहा पैसेज में, ना डायरेक्टली ना सिनोनिम की फॉर्म में, तो वो स्ट्रेट नॉट गिवन है। आपका टाइम सेव हो जाएगा, फिर आप अगले सवाल की तरफ मूव हो जाएंगे। नॉर्मली लोग उल्टा कर रहे होते हैं, पहले ट्रू चेक करते हैं, फिर फॉल्स चेक करते हैं, फिर नॉट गिवन आते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, पहले नॉट गिवन चेक करना है, फिर अगर नॉट गिवन है तो दैट्स इट, आपका टाइम सेव हो गया। नहीं है तो फिर आपने चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू का मतलब है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन वो मैच हो रही है, फॉल्स का मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन है, और नॉट गिवन का मतलब है कि वो दिया हुआ ही नहीं है। तो पहले आपने नॉट गिवन चेक करना है, उसके बाद ट्रू चेक करना है, फिर उसके बाद फॉल्स चेक करना है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे नंबर पर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो सवाल होते हैं जिसमें क्वेश्चन लिखा होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं ABCD करके, एंड यू हैव टू पिक द राइट आंसर। इसका कौन सा है चारों में से? उसका तरीका सिंपल है कि अगर जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें उसका जो कीवर्ड है वो आपने अंडरलाइन करना है, उसको स्कैन करना है पैसेज में जाके, जहां पे वो कीवर्ड का जिक्र होगा सिनोनिम फॉर्म में या एज इट इज फॉर्म में, तो उसकी अगली 2 लाइनें और पिछली 2 लाइनें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला इसका सही आंसर है। So you can get the right answer in a shorter time. अच्छा, फिर उसके बाद 14 नंबर पर लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले सवाल। लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर ये होता है कि आपके 6 पैराग्राफ है और 8 या 9 हेडिंग्स है। नॉर्मली जितने पैराग्राफ होते हैं उतनी हेडिंग्स नहीं होती, हेडिंग हमेशा 2 या 3 ज्यादा होती है। उसका रीजन ये है कि अगर जितने पैराग्राफ होंगे और उतनी हेडिंग्स होंगी तो एवरी स्टूडेंट कैन सॉल्व के भाई वो एरो बना दिया, इसका ये वाला हो गया, इसका ये वाला हो गया। अच्छा, और वो जो 2-3 एक्स्ट्रा हेडिंग होती है वो भी रेलेवेंट लग रही है देखने में, वो आपको एक टॉपिक से रेलेवेंट होती है, रेलेवेंटली लग रही होती है, तो इसलिए डिफिकल्ट होता है। इसमें अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो एक्चुअली आपके 2 गलत होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर पैराग्राफ ये कि आपने लिखी हेडिंग नंबर 2 और उसकी हेडिंग नंबर 3 थी, तो जिसकी 3 होगी वो भी गलत होगी आपकी, या तो आपके सारे सही होंगे या फिर इवन में आपके गलत होंगे। यानी अगर एक गलत होगा तो एक्चुअली 2 गलत होंगे, 2 गलत होगा तो 4 गलत होंगे। इसका जो अच्छा टेक्निक होती है लिस्ट ऑफ हेडिंग की, तो आप आम जिंदगी में अगर रीडिंग करते हैं तो आपका रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। उसके अलावा हर पैराग्राफ की शुरू की जो लाइन्स होती है, शुरू के सेंटेंसेस होते हैं और आखिरी के सेंटेंसेस, क्योंकि शुरू के सेंटेंसेस में उसका इंट्रोडक्शन होता है और आखिरी के सेंटेंसेस में उसका कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कुछ कीवर्ड आप अंडरलाइन करते हैं, उससे आपको 80 to 90% आइडिया हो जाएगा कि इसका पैराग्राफ जो उसकी जो हेडिंग है वो कौन सी वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 20 वाला पढ़े ही ना, 20 वाला आपने पढ़ना है, बट फोकस आपने करना है स्टार्टिंग 2 और 3 लाइंस और लास्ट की 2 और 3 लाइंस। सो दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग। और रीडिंग में सिर्फ ये नहीं कि आप आइल्स की रीडिंग प्रैक्टिस करें टाइम मैनेजमेंट के साथ। जब तक आप जो भी आपका पीरियड है आइल्स की प्रैक्टिस का, एग्जाम देने से पहले 1 महीने का, 1.5 महीने का, तो उस 1-1.5 महीने में इनको आइल्स की रीडिंग तो करें, साथ साथ आप जो है जनरल रीडिंग भी करें। जो भी आपका इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या आपकी जो भी इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप रोजाना 1 पेज 2 पेज पढ़े इंटरनेट पे या प्रिंट फॉर्म के अंदर, या बुक्स रीडिंग का अगर आपको शौक है, ताकि जितना आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी और आपको आइल्स को कम टाइम में ज्यादा सवाल सही करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।